हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। हाँ जी, नोटिफिकेशन अभी लेटेस्ट में ही आया है 10 अगस्त 2022 को। नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंटली बात करता है कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बाय NPOs, NGOs, trust institutions, charitable trust, religious trust, not for profit organizations, institutions, educational institutions, hospitals, medical institutions, सेक्शन 8 कंपनीज। तो इन सब के बारे में ये नोटिफिकेशन जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें करती है। ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंटली ये बताती है कि अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स जो है स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, जो कि मैंडेटरी है इन सारे इंस्टीट्यूट्स को मेंटेन करना। तो बात करते हैं इसी बारे में आज इस वीडियो में। देखते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नोटिफिकेशन में क्या कहा है। नोटिफिकेशन में जो है एक नया रूल इंसर्ट किया गया है। रूल नंबर है 17AA। जो रूल्स हैं उनका नाम है इनकम टैक्स 24th अमेंडमेंट रूल्स 2022, जो कि अफेक्टिव होते हैं जब से ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाएंगे। हाँ जी, तो रूल 17A के बाद एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, दैट इज रूल 17AA, जो रूल बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स टू बी कैप्ट एंड मेंटेन्ड। हाँ जी, आइए देखते हैं नोटिफिकेशन क्या कहती है। एवरी फंड और इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट और university or educational institute or any hospital or any other medical institution which is required to keep and maintain books of accounts and other documents under clause A of 10th proviso to clause 23C of section 10, मतलब section 10 23C में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनके लिए ये रूल एप्लीकेबल है। उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना अब कंपलसरी है एज पर दिस रूल। और जो सेक्शन 12A(1) में जो इंस्टीट्यूट्स फॉल होते हैं, राइट, उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होती है। कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, ये है हमारे पास यहाँ पे रूल 17AA के क्लॉज ए के अंदर में इन्होंने बताया है कि कैश बुक मेंटेन करनी है, लेजर मेंटेन करनी है, जर्नल्स मेंटेन करने हैं, कॉपी ऑफ बिल्स जो है वो मेंटेन करने हैं जो कि सीरियली नंबर्ड होने चाहिए, whether issued by SSE and copies and counterfoils of machine numbered or other serially numbered receipts issued by the SSE। हाँ जी, बिल्स और रिसीट्स जो हैं वो सीरियली नंबर्ड होने चाहिए, वो आपको मेंटेन करने हैं। ओरिजिनल बिल्स वेयर एवर इशूड टू द पर्सन एंड रिसीट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड बाय द पर्सन। हाँ जी, ओरिजिनल बिल्स जो है वो भी मेंटेन करने हैं। उसके बाद एनी अदर बुक other that may be required to be maintained in order to give a true and fair view of the state affairs of the person and explain the transactions affected। हाँ जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोटिफिकेशन में। जो रूल है वो ये बताता है कि कैश बुक, लेजर, जर्नल और बिल्स जो है सीरियली नंबर्ड मैनर में आपको मेंटेन करने हैं जैसे जैसे आप उनको इशू करते जाएंगे। बट इसके अलावा अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए, जिससे ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो आ सके, तो वो भी आपको मेंटेन करना है। क्लॉज बी क्या कहता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज रिफर्ड टू इन क्लॉज ए फॉर बिजनेस रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 11। जो सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 11 में जो एस्टैब्लिशमेंट्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन्ड हैं, उनको भी जो है क्लॉज ए में प्रिस्क्राइब की हुई बुक्स मेंटेन करनी है। क्लॉज सी क्या कहता है? जो साहब क्लॉज सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 में मेंटेन नहीं, प्रिस्क्राइब नहीं है, उनको भी मेंटेन करनी है। मतलब किसको मेंटेन करनी है? सभी को ही मेंटेन करनी है। और अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर मेंटेनिंग, यहाँ से जो क्लॉज डी है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस नोटिफिकेशन का। क्यों? क्योंकि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बात करते हैं कि आपको ये मेंटेन करनी है, तो नॉर्मली उसमें आती है अपनी कैश बुक, लेजर, जर्नल और बिल्स। दीज आर द नॉर्मल पार्ट। बट यहाँ पे जो क्लॉज डी है वो कुछ स्पेसिफिक डिटेल की बात करता है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने 1023C में रजिस्ट्रेशन ले रखी है, या फिर 12AB में जो है वो रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए कुछ अदर डिटेल्स जो है वो मेंटेन करना आप कंपलसरी है। लॉजिक क्या है रूल इंसर्ट करने के पीछे? लॉजिक रूल इंसर्ट करने के पीछे सीधा सा है कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा तो उसको सहूलियत होगी अपना ओपिनियन देने में। जब डिपार्टमेंट जो है असेसमेंट करेगा, वो रिकॉर्ड मांगेगा तो डिपार्टमेंट को सहूलियत होगी। और जब लॉ में चीज़ मेंशन कर दी गई है तो ये बात क्लियर है कि सारे
नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एनपीओज एनजीओज के लिए जो है अब जो रिकॉर्ड्स है, जो चीज़ें मेंटेन करनी है, वो अब एक रूल में लिख दी गई हैं। तो अब यहाँ पे कोई एनोमली नहीं है। और ये जो डिस्प्यूट अराइज होता था कि ये फॉर्म, ये प्रोसीजर्स और ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है कहीं भी लॉ में मेंशन नहीं है, तो हम क्यों मेंटेन करें, अब ये जो डिस्प्यूट है ये भी ख़त्म हो चुका है। तो अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर मेंटेनिंग जो है वो क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स। हाँ जी, सारे प्रोजेक्ट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। इंस्टीट्यूशन रन बाय द पर्सन इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ देयर नेम, एड्रेस एंड ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, जो भी प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने ब्लड डोनेशन कैंप किया, उसका पूरा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल हेल्थ चेकअप का एक कैंप लगाया, उसका रिकॉर्ड जो है वो भी आपको पूरा मेंटेन करना है। सेकेंड है रिकॉर्ड ऑफ इनकम ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन की सारी डिटेल जो है वो आपको मेंटेन करनी है। डोनर का नाम, एड्रेस, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर अवेलेबल है तो, और आधार नंबर अगर अवेलेबल है तो, उसके पास जो प्रॉपर्टी है ट्रस्ट के अंदर में, उसकी पूरी डिटेल जो है वो आपको मेंटेन करनी है, उन प्रॉपर्टीज़ की। इनकम ऑफ फंड और इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट और एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एनी हॉस्पिटल अदर देन कंट्रीब्यूशन रिफर टू इन आइटम 1 and 2। इनके अलावा अगर और कोई इनकम आती है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अलावा अगर इंस्टीट्यूशन को या फंड को कोई और इनकम आती है तो उसकी डिटेल भी जो है वो आपको पूरी मेंटेन करनी है। रिकॉर्ड ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ इनकम ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नेमली। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ इनकम की। जब भी कोई नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है तो एक तो उसका इनफ्लो होता है, एक उसका आउटफ्लो होता है। इनफ्लो में उसको रेवेन्यू रिसीट्स हो सकती हैं, कैपिटल रिसीट्स हो सकती हैं। रेवेन्यू रिसीट में वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉर्पस कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। कैपिटल रिसीट्स में आपके आते हैं स्पेसिफिक कॉर्पस कॉन्ट्रीब्यूशंस और ट्रस्टीज़ के कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में। तो ये जब कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को जो है उनको डिप्लॉय करना होता है, मतलब दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मनी, राइट। तो जो एप्लीकेशन ऑफ मनी है वो भी उसी ऑब्जेक्ट के लिए लगनी चाहिए जिसके लिए वो फंड या इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल, रिलीजियस या फिर स्कूल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। उस पर्पस, उस ऑब्जेक्ट में ही वो मनी जो है वो यूज़ हो जानी चाहिए। अब ये चेक कैसे होगा, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए हैं सीबीडीटी ने इस नोटिफिकेशन में, इस रूल के द्वारा। हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन इंडिया, इंडिया में कितनी इनकम जो है वो अप्लाई की गई आपने, उसमें सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन की गई, उसका नाम, एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम एनी क्रेडिट और पेमेंट इज मेड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ सच एप्लीकेशन इज मेड। अगर एप्लीकेशन में किसी को पेमेंट दिया गया है तो उस पर्सन का नाम, एड्रेस, वो सारी डिटेल्स आपने मेंशन करनी है। अमाउंट क्रेडिट और पेड टू एनी फंड, अगर आपने एप्लीकेशन में खुद प्रोजेक्ट नहीं किया, किसी और इंस्टीट्यूशन या फंड को पैसा दिया है तो उसकी डिटेल जो है वो भी आपको मेंटेन करनी है यहाँ पे। एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया आपने अमाउंट स्पेंड की है, अप्लाई की है, तो उसकी डिटेल जो है वो भी आपको पूरी मेंटेन करनी है। दैट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम क्रेडिट और पेमेंट इज मेड। नेक्स्ट जो है डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम रिफर टू, जो डीम्ड एप्लीकेशन जो है, जो एज पर सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो बात करती है, उसकी डिटेल जो है वो भी पूरी मेंटेन आपने करनी है कि आप उसको जो अवेलमेंट है एज पर डीम्ड प्रोविजन, उसकी डिटेल जो है वो भी आप पूरी मेंटेन करेंगे। इनकम एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ क्लॉज 23C ऑफ 10, आपने जो इनकम एक्यूमुलेट की है, सेट अपार्ट की है कि हम आगे आने वाले सालों में इसको यूज़ करेंगे, 15% तक जो आप कर सकते हैं, उसकी डिटेल जो है वो भी आपको पूरी तरीके से मेंटेन करनी है। मनी इन्वेस्टेड और डिपॉजिट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 5, अगर कोई मनी डिपॉजिट या फिर आपने इन्वेस्ट की है जो कि अलाउड है एज पर सेक्शन 11 सब सेक्शन 5, उसकी डिटेल जो है वो भी आपको पूरी मेंटेन करनी है। मनी इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन द फॉर्म्स एंड मोड्स अदर देन दो स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11(5), सेक्शन 11(5) में जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके अलावा अगर आपने कोई मनी इन्वेस्ट और डिपॉजिट की है तो वो डिटेल भी जो है वो आपको पूरी तरीके से मेंटेन कर लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिकॉर्ड ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ इनकम और पर्सन ऑफ एनी प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द करेंट ईयर। हाँ जी, ये बात करता है कि पिछले साल जो एक्यूमुलेशंस थे आपके पास, उससे जो अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ और प्रीवियस ईयर में आप उस अमाउंट को जब यूज़ करेंगे,
राइट तो उसके लिए आपको क्या क्या डिटेल्स मेंशन करनी है। एप्लीकेशन आउट ऑफ द इनकम एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्यूमुलेशन, कौन से ईयर का वो एक्यूमुलेशन है उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ सच एक्यूमुलेशन, नेम एड्रेस ऑफ द पर्सन जिसको आपने पेमेंट किया है, क्रेडिट किया है अमाउंट। नेक्स्ट देखते हैं एक्यूमुलेशन आउट ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम रिफर टू इन क्लॉज 2 ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ क्लॉज सब क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 11। इसकी डिटेल भी आपने पूरी तरीके से मेंटेन कर लेनी है। एप्लीकेशन अदर देन एज रिफर्ड टू इन अबव पॉइंट 1 एंड 2, मनी इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन द फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 5 और अदर देन सेक्शन 5 और सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 के अलावा जो है आपने कहीं मनी डिपॉजिट की है, इन्वेस्ट की है, तो उसकी डिटेल भी आपने पूरी तरीके से मेंटेन कर लेनी है। हाँ जी, अब बात करते हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का, जिसपे सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट अराइज होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स इवेजन जो है वो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ में, जिसमें सबसे ज़्यादा असेसमेंट्स किए जाते हैं, डिमांड क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो है पूरे तरीके से मेंटेन करना है। और आप ये देखेंगे कि जब रूल इंसर्ट किया गया नया 17AA, तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, मतलब कि 10 पॉइंट्स यहाँ पर हैं हमारे पास, जिनको ध्यान में रखते हुए आपने रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है इन विद रेस्पेक्ट टू वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मतलब कि कोई आया और डोनेट करके चला गया, इसको बोलते हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। Voluntary contribution made with a specific direction that they shall form part of the corpus in respect of the contribution received during the previous year containing details of name of donor, PAN, आधार नंबर आपको लेना है उससे। एप्लीकेशन, अब जो डोनर ने वॉलंटरी डोनेशन दिया उसकी एप्लीकेशन की डिटेल, आपने जब फंड्स अप्लाई किए उसकी डिटेल जो है वो आपने मेंटेन करनी है। एप्लीकेशन आउट ऑफ सच वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिफर्ड टू इन आइटम 1 containing details of amount of application, name, address of the person to whom any credit or payment is made and object of which such application is made. Next is amount paid or credited towards corpus of any fund. अगर किसी और फंड और इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में आपने वो एप्लीकेशन लगाई है, आपने फंड्स वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, तो उसकी डिटेल जो है वो आपने पूरी तरीके से जो है वो मेंटेन कर लेनी है, जिसमें उसका पैन आ गया, एड्रेस आ गया, नेम आ गया, डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट आ गई, सारी चीज़ें। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? द फॉर्म्स एंड मोड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5 और सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट इन विच सच वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड। हाँ जी, सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में जो प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, उसके अनुसार आपने कितना इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट किए वो डिटेल मेंटेन करनी है। अदर देन सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 के इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स कितने हैं उसकी डिटेल जो है वो आपने मेंटेन करनी है। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? Application out of such voluntary contribution received during the previous year containing details of amount of application, name, address, any premium made। आपको जो उसके अलावा जो आपने कोई एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की है वो डिटेल आपने मेंटेन करनी है। अमाउंट पेड और क्रेडिटेड मेंटेन करनी है, जो आपने डिपॉजिट की है वो एज पर सेक्शन 11(5) मेंटेन करनी है। मनी इन्वेस्टेड जो है वो आपने मेंटेन करनी है, राइट। तो ये सारी डिटेल और अमाउंट इन्वेस्टेड डिपॉजिटेड बैक इनटू सच वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, अगर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में वापस अमाउंट आप डाल रहे हैं तो उसकी डिटेल जो है वो आपने पूरी तरीके से मेंटेन कर लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6, रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव फॉर द पर्पज ऑफ रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च और अदर प्लेसेज नोटिफाइड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 80G विच इज बीइंग ट्रीटेड एज कॉर्पस रिफर टू एन एक्सप्लेनेशन 1A to the third प्रोवाइजर टू क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 11 इन रेस्पेक्ट ऑफ। हाँ जी, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिला है जो कि एक कॉर्पस नेचर का कंट्रीब्यूशन है, किस पर्पस के लिए? फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज फॉर द रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्क और अदर नोटिफाइड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 80G। हाँ जी, तो उसके लिए आपको क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है? कंट्रीब्यूशन जो रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ, उसका नाम, एड्रेस, पैन, आधार। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्रीटेड एज कॉर्पस, उसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ उसको आपने कॉर्पस जो ट्रीट किया, राइट, उसका नाम, एड्रेस, पैन और एवरीथिंग। एप्लीकेशन आउट ऑफ सच वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिफर्ड टू इन आइटम 1 and 2 कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद आती है बात एप्लीकेशन की, जो अमाउंट रिसीव हुआ उसको आपने कैसे अप्लाई किया, किस पर्सन को पे किया, उसका नाम, एड्रेस, पैन और वो सब चीज़ें।
amount credited or paid towards corpus of any fund or institution or trust or any university or other educational institute or any hospital or medical institution referred to in subclause 4 or clause 5 of section 23C of section 10 or other trust institution registered under section 12AB out of such voluntary contribution received during the previous year containing details of their name, address, PAN and objects of which such credit is made. अगर आपने किसी और फंड इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एप्लीकेशन करी है फंड्स की, फंड्स लगाए हैं, तो उसकी डिटेल जो है वो पूरी आपको मेंटेन करनी है. उसका पैन, उसकी डिटेल्स, वो सारी चीज़ें आपने मेंटेन करनी है. और आपने कहीं डिपॉजिट किया है, इन्वेस्ट किया है एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 11 सब सेक्शन 5, उसकी डिटेल मेंशन करनी है. अमाउंट इन्वेस्ट की है, डिपॉजिट की है अदर देन एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 11 सब सेक्शन 5, तो उसकी डिटेल मेंशन आपको करनी है. Application out of such corpus received during the previous year preceding the previous year containing details of amount of application, name and address of person to whom such credit or payment is made. अब जो अमाउंट आया, अब उसमें से आपने किसी को पेमेंट किया, आपने जो भी चीज़ें पेमेंट किया, आपने सैलरी पे की, वेजेस पे की, कंस्ट्रक्शन लेबर को पेमेंट किया, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड विद नेम, एड्रेस एंड पैन जो है वो आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है. अमाउंट पेड, अगर आपने किसी और इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को पे किया है तो उसकी डिटेल जो है वो भी आपने मेंटेन करनी है. सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में जो डिपॉजिट्स इन्वेस्टमेंट प्रिस्क्राइब्ड हैं उसकी डिटेल जो है वो भी आपने जो है पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना है. हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिकॉर्ड ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग्स. ये जो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग्स, ये कहीं भी मेंशन अभी तक नहीं था, ना एक्ट के किसी सेक्शन में, ना ही किसी रूल में. अब जब हमारे पास रूल है, रूल नंबर 17AA, तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो प्रिस्क्राइब कर दिया गया है जो आपको मेंटेन करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग्स, राइट. तो जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो 1023C में फॉल होता है या फिर 12AB में फॉल होता है, उनको लोन्स एंड बोरोइंग्स की जो डिटेल है वो पूरी तरीके से मेंटेन अप करनी है. देखते हैं क्या क्या मेंटेन करने के लिए बोला है. Containing information regarding amount and date of loans and borrowings, amount and date of repayment, nature of the person from whom loan taken, name of the person from whom loan taken, address of lender, permanent account number and Aadhaar if available. यहाँ पे permanent account number के आगे जो है if available नहीं लिखा है. मतलब कि अगर आप loans and borrowings लेते हैं तो जिस पर्सन से ले रहे हैं उसका पैन जो है वो लेना अब मैंडेटरी है. हाँ जी, ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज़ द पर्पज़ and what is the object behind this strict compliance for maintenance of records by not for profit making organization is कि बहुत सारे लोग ना इन सारी एंटिटीज़ का अनफेयर यूज़ करते हैं, फंड्स रोटेट करते हैं, ब्लैक मनी को वाइट मनी कन्वर्ट किया जाता है और बहुत सारे लोग अपने टैक्स बचाने के लिए टीजी और पॉलिटिकल पार्टीज़ और इन सारी चीज़ों के जो है वो रिसीट्स ले लेते हैं और पेमेंट करने के बाद दे गेट द अमाउंट बैक इन कैश आफ्टर सम डिडक्शन. तो ये तो एक कदम है अगले कदम तक जाने के लिए. अगला कदम क्या होगा? जैसा मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि ये सारा रिकॉर्ड जब इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होगा, प्रिस्क्राइब तो कर दिया है कि आपको मेंटेन करना है, उसके बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिटर्न के माध्यम से या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेटा के माध्यम से जो है डिपार्टमेंट ये डेटा जो है वो लेगा, राइट. जिस तरीके से TDS का डेटा डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है, जिस तरीके से हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शंस का डेटा डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है बैंक से, तो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी बहुत जल्दी मैंडेट आ सकता है कि अब आपको ये डेटा जो है एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे इस यूटिलिटी में जाके इसमें डेटा फिल करके जो है वो अपलोड कर देना है, ताकि डिपार्टमेंट को जो उनके डोनर्स हैं जिनको वो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनकी सारी डिटेल जो है वो डिपार्टमेंट को मिल जाए और जब वो लोग अपनी अपनी रिटर्न्स फाइल करें तो वो डेटा जो है मैच हो. अगर मिसमैच है तो नोटिस इशू किए जाएं, असेसमेंट की जाए और जहाँ भी टैक्स इविजन हो रहा है उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाए. दिस इज़ द इंटेंशन फॉर प्रिस्क्राइबिंग दीज स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस. हाँ जी, अब लोन्स एंड बोरोइंग्स के रिकॉर्ड में ही नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन आउट ऑफ सच लोन्स एंड बोरोइंग्स. अब लोन्स एंड बोरोइंग्स आपने लिए, वो आपने अप्लाई कहाँ किए, कैसे अप्लाई किए, कैसे यूज़ किए, उसकी डिटेल आपने मेंटेन करनी है. किस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किए उसकी भी डिटेल आपने जो है वो मेंटेन करनी है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. जब भी आप कोई नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी फॉर्म करते हैं तो
डिपार्टमेंट उसको रजिस्ट्रेशन दे या ना दे, ये सोली डिपेंड करता है उसके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। डिपार्टमेंट का हमेशा फोकस रहता है उसके ऑब्जेक्ट्स पे कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये रजिस्ट्रेशन ले रहा है वो कहीं कमर्शियल, प्रॉफिट मेकिंग या फिर नॉट बेनिफिशियल टू द पब्लिक एट लार्ज, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी पैसा आएगा वो उसके ऑब्जेक्ट्स में ही डिप्लॉय हो जाना चाहिए। दिस इज़ द इंटेंशन। इसलिए यहाँ पे बार बार जो ऑब्जेक्ट्स है उसकी बात की जा रही है। फॉर मेंटेनेंस ऑफ अदर रिकॉर्ड्स, application out of such loans and borrowings received during any previous year preceding the previous year containing details of amount of application। अब आपको प्रीवियस ईयर के पिछले वाले प्रीवियस ईयर में राइट जो आपने एप्लीकेशन करी उसकी डिटेल भी जो है वो आपने मेंटेन करनी है आउट ऑफ एक्यूमुलेशन। आपने लोन्स एंड बोरोइंग्स का जो रीपेमेंट किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसकी जो डिटेल है राइट वो भी आपने जो है मेंटेन करनी है। आपने किस तरीके से रीपे किया, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग चैनल, और सारी चीज़ें आपने मेंटेन यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय द एसएससी विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग, नेमली अगर इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट है एज पर 1023C या फिर 12 सेक्शन 12, तो यहाँ पे आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल जो है वो भी मेंटेन करनी है जो आप होल्ड करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, जिसमें नेचर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी आ गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट आ गया, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, उसकी रजिस्ट्री जो है वो कहाँ है, किसके नाम पे है, सारी डिटेल आपने मेंटेन करनी है। ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टीज, द नेट कंसिडरेशन यूटिलाइज एक्विजिशन ऑफ द न्यू कैपिटल एसेट। अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है राइट तो उसका कंसिडरेशन आया, उसके बाद आया तो क्या किसी नई कैपिटल एसेट में वो इन्वेस्ट हुआ, ये सारी डिटेल आपने मेंटेन करनी है। उसके बाद प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंटली दो कैटेगरी में यहाँ पे सेग्रीगेटेड है, एक immovable, एक movable। Immovable includes land and building and movable includes any other property like your furniture and other assets। Movable property include details of nature and cost of acquisition of the asset। हाँ जी, ये भी रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है। रिकॉर्ड ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन एज रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13 containing details of their name, address, PAN, transactions undertaken by the fund, ये सारी डिटेल जो है वो आपने मेंटेन यहाँ पे करनी है। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहें तो मैनुअल फॉर्म में बना लें या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना लें, डिजिटल फॉर्म में बना लें राइट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा में बना लें, किसी स्टोरेज डिवाइस पे बना लें, किसी ड्राइव पे बना लें, किसी क्लाउड पे बना लें, बट आप बना ज़रूर लें। हाँ जी, ये कोई मैंडेट नहीं है कि आपको मैनुअल रिकॉर्ड ही बनाना है। आप डिजिटल रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, स्टोरेज हो जाए जिस रिकॉर्ड का वो रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है। तो ये कहता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जो है वो कहता है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 शैल बी केप्ट एंड मेंटेन बाय द फंड और इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट और एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एनी हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूट एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। हाँ जी, पॉइंट क्या कहता है कि साहब जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पे मेंटेन होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन होगा। कहीं और मेंटेन हो सकता है बट उसकी कंडीशन है जो आपने सेटिस्फाई कर देनी है, प्रोवाइडेड दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द डिटेल्स आर टू बी मेंशन्ड एट अदर प्लेस राइट। बट यहाँ पे जो है आपको डिपार्टमेंट को विद इन 7 days देयर ऑफ इंटीमेट करना है टू द जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर in writing giving the full address of other place and such institution shall be duly signed and verified by the such intimation shall be duly signed and verified by the person who is authorized to verify the return under section 140 of the act as applicable to the SSE। रूल ये कहता है कि वैसे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स और अदर डॉक्यूमेंट जो है वो मेंटेन करने हैं। कहाँ पे मेंटेन करने हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप एक इंटीमेशन जो है वो जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को देंगे इन राइटिंग विद इन 7 days। हाँ जी, विद इन 7 days आपने इंटीमेशन देनी है कि साहब ये एड्रेस है, ये जगह है जहाँ पे हम अपने रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। और इंटीमेशन कौन देगा? वो पर्सन जो उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंस्टीट्यूट की इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करने के लिए एलिजिबल है एज पर सेक्शन 140 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। हर कोई जो है इंटीमेशन नहीं दे सकता, मतलब कि इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का एक जिम्मेदार इंसान जो है वो ही इंटीमेशन देगा जो जिम्मेदारी लेता है इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की, भरने की, उसकी करेक्टनेस की। अब कितने समय के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड मेंटेन करना है ये बताता है हमें क्लॉज 4।
आपने सब रूल 4 सॉरी ऑफ रूल 17AA आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना है फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। हाँ जी, 10 साल तक आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये कहता है रूल 17AA। अ न्यूली इंसर्टेड रूल इन इनकम टैक्स रूल्स। यस, तो कितने समय के लिए रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है? रिकॉर्ड मेंटेन करना है आपको 10 साल तक, राइट, फ्रॉम एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। हाँ जी, तो ये हुए हमारे इम्पॉर्टेंट रूल के डिस्कशन विच टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स बाय नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज which falls or covered by section 1023C और section 11 section 12 of the Income Tax Act 1961। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इनकम टैक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ चला रहे हैं या कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।